गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वेबिनार में जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू से रिलेटेड और टीसीएस अंडर सेक्शन 206 सी 1H से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, आज वो सारे एस्पेक्ट कैसे बिजी के अंदर मैनेज होते हैं, क्या रिपोर्ट्स हैं, कैसे रिटर्न फाइल होती है, वो सब कुछ आज के इस वेबिनार में चेक करेंगे। तो माय नेम इज करण गुजराती और आज का जो इस वेबिनार का फ्लो होगा वो सबसे पहले हम पीपीटी कवर करेंगे जिसमें हम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट समझेंगे, क्या होता है, कब से ये एप्लीकेबल हुआ है, ये सब कुछ जितने भी उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सारे चीजें आज के इस वेबिनार में हम समझेंगे। और फिर उसके बाद बिजी पर मूव करेंगे, उसमें प्रैक्टिकल सेशन चेक करेंगे कि कैसे बिजी के अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कब टीडीएस लगाते हैं, कब टीसीएस लगाते हैं, कौन से वाउचर पे टीडीएस, कौन से वाउचर पे टीसीएस, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन बिजी में प्रैक्टिकली चेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के वेबिनार को। मैनेजमेंट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू एंड मैनेजमेंट ऑफ टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस जब भी लगेगा वो हमेशा, चाहे कोई भी सेक्शन हो, वो हमेशा परचेज पे लगेगा या एक्सपेंस पे लगेगा या पेमेंट पे लगेगा। टीसीएस जब भी कभी चार्ज होगा, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो, इसके और भी बहुत से सेक्शन होते हैं, कोई भी सेक्शन हो, वो सेल पे चार्ज होगा, रिसीट पे चार्ज होगा, क्योंकि हम टीसीएस में कलेक्ट कर रहे हैं, टीडीएस में डिडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो टीडीएस अंडर सेक्शन, तो आज का जो वेबिनार है जिसमें हम चेक करने वाले हैं वो टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू और टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H है। ये दोनों ही इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर में आते हैं। तो लास्ट ईयर 1 जुलाई 2021 से ये अप्लाई हुआ, उसके पहले तक ये सेक्शन इंक्लूड नहीं था। 1 जुलाई 2021 से ये सेक्शन ऐड हुआ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो आइए देखते हैं ये सेक्शन में क्या है। तो सबसे पहले टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू की बात करते हैं। तो सेक्शन 194 क्यूज अप्लाई टू द पेमेंट ऑफ एनी सम टू अ रेसिडेंट सेलर। वर्ड्स पे ध्यान देंगे, रेसिडेंट सेलर मतलब अपने इंडिया के ही सिर्फ बात हो रही है, बाहर की बात नहीं हो रही है। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में नहीं, सिर्फ रेसिडेंट सेलर, इंडिया में हमने जो भी परचेज किया सिर्फ उसी पे अप्लाई होगा। अब कब अप्लाई होगा? रेसिडेंट सेलर फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, हम कुछ भी गुड्स खरीदते हैं तो सिर्फ गुड्स की बात हो रही है, यहाँ पे सर्विसेज की बात नहीं हो रही। तो रेसिडेंट सेलर फॉर अ परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू एक्सीडिंग 50 लाख इन एनी प्रीवियस ईयर। पहले तो बोला परचेज ऑफ एनी गुड्स, आप कोई भी गुड्स खरीदो जिसकी वैल्यू 50 लाख होनी चाहिए, या फिर आप मल्टीपल बिल के थ्रू खरीद रहे हो, आपने मल्टीपल परचेज करा हुआ है और जब उसकी वैल्यू टोटल करने के बाद 50 लाख क्रॉस होगी तब यह सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू 50 लाख और एग्रीगेट, एग्रीगेट मींस आपने मल्टीपल परचेज करी, मल्टीपल बिल आपके पास आए हुए हैं, तो जब उसका टोटल ऐड करने पे 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा होगा तब उस केस में ये सेक्शन अप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट, इट डज नॉट मैटर वेदर परचेज ऑफ गुड इज बाय वे ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर और बाय वे ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने हो सकता है कुछ ऐसी बड़ी मशीनरी खरीदी हो प्रोडक्शन करने के लिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, वो उस पे भी टीडीएस एप्लीकेबल होगा, वो मैटर नहीं करता कि आपने क्या खरीदा है।
तो अगर आपने कोई भी गुड्स खरीदा और वो 50 लाख से ज्यादा की वैल्यू का है, देन उस केस में ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो था टीडीएस अंडर सेक्शन 194 क्यू। सेकेंड, अब टीसीएस अंडर सेक्शन 206 सी 1H। तो टीसीएस अभी हमने पता किया कि टीसीएस किस पे लगेगा, तो टीसीएस सेल पे लगेगा। टीसीएस सेल पे हम कलेक्ट करेंगे। तो टीसीएस मींस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। तो एज पर दिस प्रोविजन अ सेलर हुज टर्नओवर इज अबव ₹10 करोड़, सारे नहीं लगाएंगे, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ होगा, कब? इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। फॉर एग्जांपल 21-22 को ये प्रोविजन आया, ये सेक्शन ऐड हुआ, तो अगर 20-21 में आपका टर्नओवर 10 करोड़ था, देन उस केस में आप एलिजिबल हो ये सेक्शन को यूज करने के लिए, टीसीएस लगाने के लिए। is required to collect tax when he receive more than ₹50 lakh from one buyer during a financial year। पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने किसी पार्टी को 50 लाख रुपए का माल बेचा हुआ है, चाहे वो एक बिल में हो चाहे वो मल्टीपल बिल हो, तो जैसे ही 50 लाख क्रॉस करेगा, आप उस पर टीसीएस कलेक्ट करोगे इस सेक्शन के तहत, अंडर सेक्शन 206C1H। इन्हीं दोनों सेक्शन पे आज हम बात करने वाले हैं। ये इनकम टैक्स एक्ट के अंडर में आते हैं दोनों सेक्शन, टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q और टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H। तो इसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जितना भी इसका मैनेजमेंट है, वो सब कुछ आज इस वेबिनार के थ्रू चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या है? टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स 194Q की बात करें तो कब लगेगा? तो या तो परचेज के टाइम पे या पेमेंट के टाइम पे। आपने जैसे ही परचेज रिसीव किया, परचेज किया, आप जब बिल एंटर करोगे उसी टाइम पे आप टीडीएस डिडक्ट कर लोगे। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जब आप पेमेंट करोगे तब आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। कितना परसेंट आप टीडीएस डिडक्ट करोगे? तो अगर सामने वाली पार्टी जिससे आप परचेज कर रहे हो, अगर उसके पास पेन है, पेन नंबर है, वो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करता है, देन उस केस में तो आप 0.1% करेंगे, अदरवाइज 5% है। फिर सेम वैसे ही टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स, पहला था परचेज ऑफ गुड्स, दूसरा है सेल के लिए। तो जब आप सेल करोगे उस केस में आप टीसीएस कलेक्ट करोगे, और दूसरा जब आप किसी से पैसे रिसीव करोगे तब उस केस में टीसीएस कलेक्ट करोगे। तो बेटर है कि जब हम परचेज करें तब टीडीएस डिडक्ट करें, जब हम सेल करें तब हम टीसीएस कलेक्ट कर लें। पेमेंट और रिसीट को ना करें तो बेटर है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, वो हमें अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम होगी उस केस में, कितना डिडक्ट करना है, कब करना है, क्योंकि ये जो टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट और डिडक्ट करेंगे, ये सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट पे होना है, जीएसटी से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमने पीछे टर्नओवर की बात करी कि 10 करोड़ टर्नओवर है, वो इंक्लूडिंग जीएसटी है। फिर नेक्स्ट, तो इसलिए जब हम टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट करें या डिडक्ट करें तो वो बेटर होगा कि परचेज और सेल पे ही करें, क्योंकि वहां इजीली हमें बाइफरकेशन मिल जाएगा, टैक्सेबल अमाउंट क्या है और टैक्स अमाउंट क्या है। जब पेमेंट करेंगे तब उस केस में हमें कोई बाइफरकेशन नहीं मिलेगा कि उन्होंने इतना पेमेंट किया, इतना पेमेंट बिल के अगेंस्ट टैक्सेबल अमाउंट का था, इतना पेमेंट जीएसटी का था, इतना पेमेंट एसजीएसटी का था, वो तो एक लमसम अमाउंट पेमेंट करेंगे। तो बेस्ट है आप पेमेंट और परचेज और सेल पे कलेक्ट और डिडक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे इसका जो परसेंटेज है डिडक्शन का, वो अगर सामने वाली पार्टी का जिसका आप डिडक्ट कर रहे हो और कलेक्ट कर रहे हो, अगर उसके पास पेन नंबर है तो आप 0.1%, अदरवाइज 5% का प्रोविजन है। एलिजिबिलिटी, कौन कौन टीडीएस और टीसीएस के लिए एलिजिबल है? तो जिसका भी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ था, जिसका भी टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ था, वो ये दोनों सेक्शन के लिए एलिजिबल है, डिडक्टिंग टीडीएस ऑन परचेज अंडर सेक्शन 194Q और
कलेक्टिंग टीसीएस ऑन सेल अंडर सेक्शन 206C(1)(h), और जब वो कलेक्ट और डिडक्ट करेगा तो फिर उसी के साथ वो रिटर्न भी फाइल करेगा टीसीएस की, टीडीएस की। तो कौन एलिजिबल है? जिसका टर्नओवर 10 करोड़ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा का था, वो टीडीएस और टीसीएस के लिए एलिजिबल है। एप्लीकेबल कब एप्लीकेबल होगा? मेरा तो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ था। अब मैं कब चार्ज करूंगा? तो जब भी परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ पार्टी एक्सीड्स 50 लाख इन फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी का अमाउंट लेके 50 लाख से ज्यादा का होगा, ग्रॉस परचेज की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर आपका ग्रॉस परचेज 50 लाख से ज्यादा का होगा, देन उस केस में आप उस पार्टी से टीडीएस डिडक्ट करोगे। पर्टिकुलर वन पार्टी की बात हो रही है, टोटल ओवरऑल पार्टी की बात नहीं। पर्टिकुलर एक पार्टी से अगर आपका परचेज ऑफ गुड्स 50 लाख से ज्यादा का हुआ है, देन उस केस में आप उसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे, टीडीएस 194Q। और अगर उसके पास पेन है तो 0.1%, अदरवाइज पेन नहीं है तो 5%। सेम वैसे ही टीसीएस के केस में आप जिस पार्टी को सेल कर रहे हैं, अगर 50 लाख से ज्यादा की सेल हो गई है, देन उस केस में आप टीसीएस कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं बिजी में इम्प्लीमेंटेशन। ये तो था कॉन्सेप्ट कि क्या होता है टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q, क्या होता है टीसीएस अंडर सेक्शन 206C(1)(h), कौन एलिजिबल है इसके लिए, क्या क्राइटेरिया है इसके लिए, कब एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं बिजी में। तो बिजी में सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए अपने पास फीचर एंड ऑप्शन के अंदर टीडीएस टीसीएस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें हम वो सारी चीजें कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर उसके बाद अकाउंट्स जब बनाएंगे, अपनी पार्टी मास्टर बनाएंगे, अपने सप्लायर बनाएंगे, देन उस केस में उसमें भी मेंशन करेंगे कि इस पर हमें टीडीएस लगाना है कि नहीं लगाना। ट्रांजैक्शन करेंगे और फिर उसके बाद उसकी जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स होगी उसको चेक करेंगे। तो अब जैसे टीडीएस और टीसीएस की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आप फीचर एंड ऑप्शन में जब जाते हैं, फीचर एंड ऑप्शन में आएंगे, देन वहां पे एक ऑप्शन आएगा टीडीएस एंड टीसीएस, उस पर आप क्लिक करोगे, ये दोनों ऑप्शन को आप यस करोगे, टीडीएस और टीसीएस, या और फिर उसके बाद नीचे ये कुछ ऑप्शन है, कॉन्फ़िगरेशन है, जब बिजी में आएंगे तो और डिटेल में देखेंगे। तो ये सारे ऑप्शन को यस करेंगे। फिर जब पार्टी मास्टर क्रिएट करेंगे, जब अपने सप्लायर बनाएंगे, जब अपने कस्टमर बनाएंगे, देन उस केस में उसके अंदर एक ऑप्शन आएगा टीडीएस, टीडीएस ऑन पेमेंट। ये विंडो अपीयर होगी जिसमें आप बताओगे कि एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट, यानी जब 50 लाख हो जाए, एक्सीड करे, तब उसके बाद टीडीएस डिडक्ट हो, उसके पहले ना हो। तो बिजी के अंदर अपने पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपको एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्ट, अगर स्टार्टिंग से ही डिडक्ट करना है, चाहे जितने का भी बिल बने उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा, तो भी आप कर सकते हो। और एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट, एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट का मतलब ये हो गया कि जब वो 50 लाख की लिमिट क्रॉस होगी, तब उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, वो भी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ कैलकुलेटर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आप नहीं भी लगाओगे तो भी बिजी आपको वार्निंग देगा, और अगर आप उस वार्निंग को भी इग्नोर करते हो तो भी आपके पास एक रिपोर्ट है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि इस वाउचर पे टीडीएस लगना चाहिए, नहीं लगाया मैंने, इस वाउचर पे टीडीएस 100 रुपए लगना चाहिए, लेकिन मैंने जो लगाया वो 90 रुपए लगाया या 110 रुपए लगाया। ये सारी रिपोर्ट्स आपको बिजी देगा। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन करेंगे। अब आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली अगर आपने नहीं लगाया तो आपको ऑटोमेटिकली एक वार्निंग देगा कि नेट परचेज इतनी हो गई है, क्रॉस पेमेंट कुछ भी नहीं है, पैन नंबर ये है, पार्टी का नाम ये है, एक्सीडेड ₹50 लाख एंड टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड, वुड यू लाइक टू अप्लाई इट नाउ। आप जैसे ही यस करोगे, टीडीएस की ऑटोमेटिकली बिल सेंडरी अप्लाई हो जाएगी और टीडीएस लग जाएगा। उसके पास पैन नंबर होगा अकाउंट में तो 0.1% चार्ज करेगा, अगर पैन नंबर नहीं होगा देन उस केस में 5%। जैसे ही आप बिल को सेव करेंगे, टीडीएस के रेफरेंस की विंडो अपीयर होगी, उसको सेव करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट्स, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है टीडीएस से रिलेटेड,
वो आप चेक करोगे, जैसे कि फॉर्म 26Q और उसके एनेक्सर। टीडीएस डिडक्शन डिटेल, आपने कौन कौन से बिल पे कितना टीडीएस डिडक्ट किया, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो टीडीएस डिडक्शन डिटेल के थ्रू आप चेक कर सकते हो उस रिपोर्ट के थ्रू कि आपने कितना टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट किया हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट, आप ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू चेक कर सकते हो कि कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने, लगाना था 0.1%, 0.2% तो नहीं लगा दिया, या कुछ भी XYZ क्लरिकल मिस्टेक या कुछ भी ऐसी मिस्टेक हुई होगी, तो वो आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखा देगा। पेमेंट एलिजिबल फॉर टीडीएस, अगर आप पेमेंट के थ्रू टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं तो इस पेमेंट वाउचर पे आपको टीडीएस डिडक्ट करना था बट आपने नहीं किया, वो पेमेंट एलिजिबल फॉर टीडीएस रिपोर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। सेम वैसे ही परचेजेस एलिजिबल फॉर टीडीएस, हो सकता है आपने परचेज करते टाइम टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, इग्नोर कर दिया वार्निंग को, या वार्निंग आई ही नहीं, ये भी हो सकता है वार्निंग आए भी ना, क्योंकि उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो वार्निंग आई नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने वाउचर सेव कर दिया, लेकिन उस वाउचर पे आपको टीडीएस चार्ज करना था लेकिन नहीं किया। तो आप इजीली इस रिपोर्ट के थ्रू चेक कर सकते हो कि ये वाउचर पे टीडीएस इतना डिडक्ट होना था, मैंने नहीं किया। तो आप इजीली वो रिपोर्ट ओपन करोगे और इमीडिएट वहां पे, फिर उसके लिए भी आपको वाउचर के अंदर आने की जरूरत नहीं, आप सिंपल वहां से ही F4 प्रेस करोगे और टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें अभी हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट, टीसीएस के केस में भी वो सारी रिपोर्ट्स आएंगी। सेल पे हम टीसीएस चार्ज करेंगे, फिर उसके बाद उसका फॉर्म 27EQ, उस रिपोर्ट का नाम होता है 27EQ और उसका एनेक्सर। टीसीएस कलेक्शन डिटेल, हमने कौन कौन से सेल वाउचर पे कितना कलेक्ट कर लिया टीसीएस, क्योंकि ये भी हमें गवर्नमेंट को ही पे करना है। रिसीट एलिजिबल फॉर टीसीएस, कौन कौन से ऐसे रिसीट वाउचर हैं जो कि टीसीएस के लिए एलिजिबल थे, जिस पर मैंने टीसीएस चार्ज नहीं किया। और फिर उसके बाद रिकंसाइल करेंगे अकाउंट्स और टीसीएस की अमाउंट को। मतलब रिकंसाइल में क्या होगा कि एक्चुअल में आपने टीसीएस जो डिडक्ट कलेक्ट किया हुआ है वो है 100 रुपीज, लेकिन कितना करना था वो दोनों के बीच का आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मिस्टेक अगर कुछ होगी तो वो इमीडिएट पता चल जाएगी। तो इस तरीके की ये रिपोर्ट्स हैं जो कि हम अब मूव करते हैं प्रैक्टिकल सेशन के तरफ बिजी में, जहाँ पे एक एक चीज चेक करेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है, किस किस केस में टीडीएस कैसे लगेगा, ऑटोमेटिकली लगेगा तो कैसे, क्या वार्निंग आएगी। तो ये सारी चीजें अब मूव करते हैं हम बिजी के अंदर। तो आइए देखते हैं बिजी के अंदर टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q एंड टीसीएस अंडर सेक्शन 2061H कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे आना है, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फीचर एंड ऑप्शन। फीचर एंड ऑप्शन के अंदर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टीसीएस ऑब्लिक टीडीएस, टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस का एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आएगा इनेबल टीडीएस रिपोर्टिंग, इनेबल टीसीएस रिपोर्टिंग। तो जो भी आपको एप्लीकेबल, जो भी आपको अप्लाई करना हो आप इनेबल कर सकते हैं। टीडीएस करना है टीडीएस करें, टीसीएस करना है टीसीएस करें। फिर उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा, अब यहाँ से ही आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होगी। वार्निंग चाहिए नहीं चाहिए वो सब कुछ आप यहाँ से स्पेसिफाई करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो आपको इनेबल करना है, चेक प्रीवियस ईयर डेटा फॉर टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। फॉर एग्जांपल इसके अंदर मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर है और लास्ट ईयर की आपकी जो परचेज हुई थी वो 45 लाख की आपने एक पार्टी से परचेज करी थी। तो लास्ट ईयर के डेटा को भी कैलकुलेट करना है क्या, तो ये चॉइस है आपके सीए अकाउंटेंट, जैसा भी आपको गाइड करे, जैसा भी आपको सजेस्ट करें उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यस नो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल आपकी सेल, पिछले साल आपने एक पार्टी से परचेज करी थी 45 लाख, अब इस साल एक वाउचर बनाया जो 5 लाख की आपने परचेज करी, तो अब उस वाउचर पे टीडीएस लगेगा या नहीं लगेगा। तो अगर आपने ये ऑप्शन को यस किया हुआ है, चेक प्रीवियस ईयर डेटा, तो वो प्रीवियस ईयर के डेटा को भी चेक करेगा और टोटल करके 50 लाख से ज्यादा होगी अमाउंट, देन उस केस में वो टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q अप्लाई हो जाएगा और चार्ज हो जाएगा।
और अगर ऐसा नहीं करना तो आप नो कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्किप टीडीएस रेफरेंस क्रिएशन। अगर आपको टीडीएस के रेफरेंस क्रिएट नहीं करके आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए चाहिए, तो आप रेफरेंस को नो कर सकते हैं, रेफरेंस को यस कर सकते हैं, जिससे कि वो टीडीएस का रेफरेंस जनरेट नहीं होगा। रेफरेंस जनरेट नहीं होगा तो वो सारी डिटेल भी आपकी रिपोर्ट्स भी नहीं बनेगी, ये भी ध्यान रहे। अगर आपने रेफरेंस को यस कर दिया, स्किप करा दिया, देन उस केस में आपकी रिपोर्ट्स भी कोई भी जनरेट नहीं होगी। आपको सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए चाहिए तो आप उसका अकाउंट लेजर खोल के चेक कर सकते हो। तो इसको ऑप्शन को भी नो ही रखेंगे अभी। फिर उसके बाद वार्निंग फॉर टीडीएस इन परचेज अंडर सेक्शन 194Q। जब आप परचेज एंटर करो तब आपको अगर वो एलिजिबल हो वाउचर टीडीएस के लिए तो आपको वार्निंग वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए। तो वार्निंग का आपके पास ऑप्शन है, नो एक्शन कर देंगे तो कोई भी वार्निंग नहीं देगा, वार्निंग ओनली करने पे आपको वार्निंग देगा, लेकिन आपके पास ऑप्शन होगा यस और नो करने का। डू यू वांट टू चार्ज, डू यू वांट टू डिडक्ट, यस और नो। आप यस करेंगे तो चार्ज कर देगा, नो करेंगे तो नहीं चार्ज करेगा। लेकिन डोंट अलाउ एक है, थर्ड ऑप्शन डोंट अलाउ। डोंट अलाउ मीन्स अगर उस वाउचर पे टीडीएस लगना था और वार्निंग आई है, आपको लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए आप वाउचर को सेव कर ही नहीं सकते। तो अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे वार्निंग ओनली बेस्ट है, आपको लगाना है आप यस करके लगा सकते हैं, नहीं लगाना तो आप अभी के लिए नो करके छोड़ भी सकते हैं, बाद में आप रिपोर्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो ये परचेज के टाइम पे था, वार्निंग फॉर टीडीएस इन परचेज। फिर उसके बाद वार्निंग फॉर टीडीएस इन पेमेंट अंडर सेक्शन 194Q। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि टीडीएस 194Q आप परचेज के टाइम पे भी लगा सकते हो या फिर दोनों में से किसी एक ही टाइम पे आप लगाओगे, या तो परचेज के टाइम पे लगाएंगे या तो पेमेंट के टाइम पे, दोनों के केस में नहीं। तो आप अगर परचेज यूज करते हो, परचेज में लगाना चाहते हो तो आप परचेज के लिए वार्निंग सेट कर लें, और अगर आप पेमेंट के लिए लगाना चाहते हैं तो आप पेमेंट के लिए वार्निंग सेट कर लें। तो मैंने अभी, और बेस्ट भी यही होगा कि हम परचेज के टाइम पे ही लेके चले, तो इसके लिए मैंने परचेज के लिए वार्निंग सेट करी, वार्निंग ओनली, और पेमेंट के केस में नो एक्शन कर दिया। तो दोनों में से किसी एक के ही केस में आप यस करोगे, बाकी के केस में नो कर दोगे। जैसे यहाँ पे मैंने परचेज के लिए वार्निंग ओनली किया और यहाँ पे नो एक्शन किया, अदरवाइज डबल डबल टीडीएस चार्ज हो जाएगा। फिर आते हैं टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H के बारे बात करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन है चेक प्रीवियस ईयर डेटा। आप किसी पार्टी को सेल कर रहे हो तो उसका प्रीवियस ईयर का डेटा भी चेक करें या ना करें, वो आपके पास ऑप्शन है यस और नो करने का। आप इसको यस कर देंगे तो पिछले साल का भी पीछे जो आपने सेल करी होगी उसका भी वो डेटा को कैलकुलेट करेगा। उधर अगर आपने 30 लाख की सेल कर दी एक पार्टी को और इधर आप फिर 21 लाख 22 लाख की सेल करेंगे इस साल मान लेते हैं, या आपने वाउचर बनाया, देन उस केस में जैसे ही वो 50 लाख क्रॉस होगा पिछले साल का इंक्लूड करके वो आपका टीसीएस चार्ज कर देगा। तो अगर ऐसा आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। स्किप टीसीएस रेफरेंस क्रिएशन, सेम जैसे टीडीएस का रेफरेंस आप स्किप कराए उसको यस कर देंगे, सेम वैसे ही टीसीएस का रेफरेंस भी आप यस कर सकते हो। यस करने के साथ ध्यान रहे वो फिर टीटीएस और टीसीएस की कोई भी रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी, सिर्फ अकाउंटिंग होगी आपकी। कितना आपने टीडीएस डिडक्ट किया वो आप लेजर खोलोगे, लेजर में आपको सारे अमाउंट शो कर जाएंगे। सेम वैसे ही टीसीएस का आप लेजर ओपन करेंगे और वहां पे सारे अमाउंट शो हो जाएंगे। फिर वार्निंग फॉर टीसीएस इन सेल अंडर सेक्शन 2061H। तो आप यहाँ पे वार्निंग सेट कर सकते हो कि जैसे ही 50 लाख क्रॉस हो मेरे को वार्निंग मिल जाए और मैं टीडीएस या टीसीएस अप्लाई कर दूं। तो आप यहाँ पे जैसे हम टीसीएस की बात कर रहे हैं इन सेल, तो आप यहाँ पे वार्निंग ओनली सेट कर सकते हैं, या आपको डोंट अलाउ चाहिए तो आप डोंट अलाउ भी कर सकते हैं कि बिना, अगर वो एलिजिबल वाउचर है उस पर टीसीएस नहीं लगा हुआ है तो बिना लगे वो आगे मूव ना करे, तो उस केस में आप यहाँ पे डोंट अलाउ भी सेट कर सकते हैं। सेम वैसे ही वार्निंग फॉर टीसीएस इन रिसीट। तो जैसे परचेज और पेमेंट था वैसे सेल और रिसीट है, आप या तो सेल में चार्ज करो टीसीएस, या तो आप जब रिसीट पैसे कलेक्ट कर रहे हो उस केस में आप टीसीएस चार्ज करो। तो बेस्ट है हम सेल में ही चार्ज करें। तो यहाँ पे भी मैंने सेल के लिए तो वार्निंग ओनली कर दिया,
कि वो मेरे पास एक वार्निंग आए जिससे मुझे पता चल जाए, एक इंटीमेशन मिले जिससे मुझे पता चल जाए, और रिसीट के केस में मैंने यहाँ पे नो एक्शन कर दिया और फिर इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद अगर हम मास्टर के अंदर आए और टीडीएस कैटेगरी को चेक करें कि कौन सी टीडीएस कैटेगरी, वैसे तो टीडीएस मल्टीपल चीजों पे लगता है, मल्टीपल एक्सपेंस होते हैं उस पे भी लगता है, तो ये वाला जो टीडीएस की हम बात कर रहे हैं उसका क्या नाम है और उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कल को अगर गवर्नमेंट कोई चेंजेस करती है तो कहाँ से वो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे टीडीएस कैटेगरी का ऑप्शन है, आप इसको मॉडिफाई मोड में ओपन करेंगे और जो जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं 194 क्यू की, वो सेक्शन है ग्रॉस पेमेंट ऑब्लिक परचेज। आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेक्शन कोड 194 क्यू एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2021। तो यहाँ पे आप देखोगे थ्रेशोल्ड लिमिट 50 लाख, सभी के लिए 50 लाख है। टीडीएस विथ पेन परसेंटेज, अगर पेन नंबर है तो कितना 0.1%, और अगर पेन नंबर नहीं है देन उस केस में 5%। कल को गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल अगर कोई एक नोटिफिकेशन जारी करती है जिसमें बोल देती है कि जिसके पास पेन नहीं है उसके लिए 7% हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आएंगे टीडीएस कैटेगरी को मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे और यहाँ पे 7% कर देंगे। वैसे बाय डिफॉल्ट आपको टीडीएस कैटेगरी बनी बनाई जो भी करंट रूल होगा उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट जब आप अपनी पार्टी क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्टी क्रिएट करी, ये मेरा सप्लायर है सन्डी क्रिएटर। तो जैसे ही आप इसको क्रिएट करेंगे, एंटर करने के साथ एक ऑप्शन आएगा, ये विंडो अपीयर होगी जिसमें यहाँ पे आप बताओगे कि टीडीएस ऑन पेमेंट ऑब्लिक परचेज अंडर सेक्शन 194 क्यू कब चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट, यानी जब लिमिट क्रॉस हो तभी चार्ज होना चाहिए, या फिर एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्ट, स्टार्टिंग से ही, यानी अगर आप 1 लाख रुपए की भी बिल करो तो भी टीडीएस डिडक्ट हो जाए, आप 10 लाख की बिल करो तो भी टीडीएस डिडक्ट हो जाए। तो दोनों ऑप्शन है, या फिर आप चाहते ही नहीं हो तो नॉट एप्लीकेबल भी आप सेट कर सकते हो सकता है ये पार्टी आपकी 50 लाख से ज्यादा इसका टर्नओवर ना जाए, इससे आप परचेज ना करते हो 50 लाख से ज्यादा का, तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल सेट कर दो। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये पार्टी मेरी बड़ी है, सप्लायर बड़ा है, इससे मैं बहुत माल खरीदता हूँ, देन उस केस में आप यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट यानी 50 लाख जब क्रॉस हो जाएगा तब टीडीएस चार्ज होगा। एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्ट मींस स्टार्टिंग से, इनिशियली वो टीडीएस हर बिल पे चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। पेई कैटेगरी आप बताओगे कि ये जो पार्टी का है वो किसके अंडर फॉल करती है, डोमेस्टिक कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, ये सब कुछ आप बताएंगे। फिर उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न नॉट फाइल्ड, अगर फाइल करती है तो वो यस रहेगा, और नॉट अगर नहीं करती तो आप यहाँ पे यस कर देंगे कि इसने रिटर्न फाइल नहीं किया, देन उस केस में भी वो 5% चार्ज कर लेगा। तो अभी अपन यहाँ पे नो करेंगे। जैसे आप देखोगे तो यहाँ लिखा भी हुआ इफ इनकम टैक्स रिटर्न नॉट फाइल्ड टीडीएस टीसीएस रेट विल बी डबल्ड और 5% विच एवर इज हायर, तो जो भी हायर होगा वो चार्ज हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे सेट किया एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट, और ये हमें टीसीएस तो लगाना नहीं, एक ही पार्टी पे टीडीएस टीसीएस दोनों लग नहीं सकता, तो ये हमने करके इसको सेव कर दिया। तो ये था मेरा सप्लायर, तो ये सप्लायर की कॉन्फ़िगरेशन कर दी। अब अगर मैं जिसको माल बेचता हूँ मेरा कस्टमर, अगर मैं उसको 50 लाख से ज्यादा का माल बेच देता हूँ देन उस केस में हमें टीसीएस कलेक्ट करना है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप बताओगे टीसीएस ऑन रिसीट ऑब्लिक सेल अंडर सेक्शन 2061H। तो यहाँ पे भी सेम है, एप्लीकेबल फ्रॉम स्टार्ट या फिर एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट, यानी 50 लाख जब क्रॉस हो तब ऑटोमेटिकली टीसीएस चार्ज कर ले, या फिर स्टार्टिंग से ही मैं कितने का भी बिल बनाऊं उसको सेल करूं वो टीसीएस उस पर ऑटो डिडक्ट हो जाए। तो यहाँ पे भी मैंने एप्लीकेबल आफ्टर लिमिट सेट किया। पेई कैटेगरी आप बताओगे, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता तो आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे और इसको सेव कर देंगे।
ये सारी डिटेल वगैरह मेंशन करके इस वाउचर को, इस अकाउंट मास्टर को सेव कर देंगे। फिर उसके बाद अब आते हैं ट्रांजेक्शन पे। जैसे हम सबसे पहले टीडीएस की कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद टीडीएस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं पहले उसको चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद टीसीएस पे आएंगे। तो टीडीएस के लिए हम परचेज ऐड करेंगे, डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दी, पार्टी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये सारा कुछ बताने के बाद टैक्स चार्ज हो गया ऑटोमेटिकली। अब जैसे ही आप इस वाउचर को सेव करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही इस वाउचर को अपन सेव करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा, एक पॉपअप आ जाएगा, टीडीएस नॉट डिडक्टेड। नेट परचेज 64 लाख की एक्चुअल में नेट परचेज हो चुकी है, 64 लाख की नेट परचेज हो चुकी है। इस पार्टी के पास पेन भी है और इसका 50 लाख से ज्यादा का क्रॉस हो रहा है, अमाउंट क्रॉस हो रहा है, और टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड। वुड यू लाइक टू अप्लाई इट नाउ? आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? मैंने पहले से इस पार्टी के अंदर बहुत सी परचेज चढ़ा रखी है, जो कि 50 लाख का अमाउंट क्रॉस, 50 लाख का अमाउंट हो चुका है। अब जैसे ही मैंने ये परचेज ऐड करी, ये 50 लाख क्रॉस हो गया, तो इसके लिए ये वार्निंग मैसेज आ रहा है। जैसे अगर मैं आपको इसका लेजर चेक करूं, मैं इस वाउचर को सेव नहीं कर रहा हूं, जैसे इसका पहले लेजर चेक करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसकी परचेज 2-3 चढ़ा रखा है। अब मैं फ्रेश फिर से एक परचेज ऐड करता हूँ, डिटेल्स वगैरह मेंशन कर देंगे, और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, अमाउंट थोड़ा कम कर लेते हैं, जैसे ही आप इसको सेव करोगे, आपको ध्यान भी नहीं रखना, वैसे तो आपको स्क्रीन पे शो करेगा करंट बैलेंस 50 लाख, नेट परचेज 50 लाख, तो ये देख के भी पता चल जाएगा कि अब इस पर टीडीएस लगाना है। लेकिन आपको इतना ध्यान भी नहीं रखना, आप सिंपल बिल बनाएंगे और जैसे ही इसको सेव करेंगे वैसे ही एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको पूरी डिटेल के साथ मैसेज होगा। अब आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, आप सिंपल यस करेंगे और टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। उसमें भी कोई कॉन्फ़िगरेशन आपको ना बिल सन्ड्री बनाना है ना कुछ करना है, वो ऑटोमेटिक आपको बिल सन्ड्री मिलेगी बनी बनाई। अगर आपने नई कंपनी क्रिएट करी हो तो बनी बनाई, अगर आप पुराना पीछे से आ रहे हैं तो हो सकता है ना मिले, देन उस केस में आप इसको कम जनरेट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसके ऐड के लिए भी नॉर्मल है, आप नाम मेंशन करेंगे, बिल सन्ड्री का टाइप होगा सब्ट्रैक्टिव, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे बिल सन्ड्री का नेचर टीडीएस अंडर सेक्शन 194Q। परचेज से रिलेटेड है तो परचेज अमाउंट में तो एडजस्ट होगा नहीं क्योंकि ये तो टैक्स का अमाउंट है, तो आप इसका भी एक अकाउंट हेड बनाएंगे। और ये जो टीडीएस कलेक्ट, आप टीडीएस डिडक्ट करोगे, ये हमेशा हमारा टैक्सेबल अमाउंट पे होगा, तो यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। तो जैसे ही आप इस वाउचर को सेव करेंगे वैसे ऑटोमेटिकली आपके पास एक पॉपअप आएगा, आप इसको यस करेंगे और टीडीएस ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाएगा। जैसे इस वाउचर को आप सेव करोगे, टीडीएस की रेफरेंस विंडो अपीयर होगी। ये रेफरेंस विंडो में जो भी अमाउंट वगैरह आएगा वही अमाउंट आपका रिपोर्ट में जाएगा। टीडीएस की जो भी रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट होगी उसमें यही सारे रेफरेंस के ही अमाउंट जाएंगे, अगर आपने इसमें कोई चेंजेस कर दिया तो वो अमाउंट वहां पे चला जाएगा। आप यहाँ पे टैक्स टीडीएस की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, वैसे बाय डिफॉल्ट आएगी। तो ये जो टीडीएस की कैटेगरी जैसा कि हमने देखा भी था, तो ग्रॉस पेमेंट ऑब्लिक परचेज वाली आपको टीडीएस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली जो वाउचर नंबर होगा वो आ जाएगा, एक्सपेंस का अमाउंट, टीडीएस का परसेंटेज, टीडीएस का अमाउंट, सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। आप इसको सेव करके, तो इस तरीके से आप परचेज करते वक्त बिजी ही आपको खुद ही वार्न करेगा कि इस वाउचर पे आपका टीडीएस लगना है, आपको लगाना है तो आप यस करेंगे, नहीं लगाना है तो नो कर देंगे। फिर उसके बाद एक और परचेज ऐड करते हैं, उस पर टीडीएस नहीं लगाते।
सेम पार्टी सेलेक्ट करते हैं और इस पे टीडीएस की वार्निंग को नो कर देते हैं और वाउचर को सेव कर देते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि टीडीएस के लिए ऑटोमेटिकली जब हम परचेज ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास वार्निंग आएगी, हमें सिर्फ यस करना है, ऑटोमेटिकली जितना भी परसेंट होगा वो ऑटोमेटिकली चार्ज कर देगा। दूसरा वाउचर एक बनाया और उस पर टीडीएस चार्ज नहीं किया। अब इसकी रिपोर्ट देखते हैं, टीडीएस से रिलेटेड पहले रिपोर्ट देखते हैं। तो अब डिस्प्ले के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टीडीएस टीसीएस रिपोर्ट। तो अभी हम टीडीएस की बात कर रहे हैं, टीडीएस पे आएंगे और ये स्टार्टिंग में जो पहला सेक्शन है वो पूरा टीडीएस से रिलेटेड, जैसे फॉर्म 26Q, एनेक्सर, टीडीएस डिडक्शन डिटेल, ऑडिट रिपोर्ट, पेमेंट एलिजिबल फॉर टीडीएस, परचेज एलिजिबल फॉर टीडीएस। तो आपने जितना भी टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है आप इस रिपोर्ट के थ्रू चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी तक जो टीडीएस कलेक्ट डिडक्ट किया हुआ है वो 1200 रुपए का है। जब आप इसका पेमेंट कर देंगे तो वही पेमेंट की डिटेल सारी आपको एनेक्सर में शो करेगी, वो भी अभी देखेंगे। फिर उसके बाद परचेज एलिजिबल फॉर टीडीएस, हमें ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा वाउचर है जिसपे टीडीएस तो लगना चाहिए बट हमने नहीं चार्ज किया। उस केस में आप परचेज एलिजिबल फॉर टीडीएस पे आएंगे, स्टार्टिंग डेट और एंड डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे टैक्सेबल अमाउंट, अगर नेट बिल अमाउंट से रिलेटेड कल को कोई नोटिफिकेशन आ जाती है तो नेट बिल अमाउंट, अदरवाइज टैक्सेबल अमाउंट, राउंड ऑफ ऑप्शन और इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे आपको वो बिल भी शो कर देगा कि जिस पर आपको टीडीएस डिडक्ट तो करना चाहिए बट आपने नहीं किया, परचेज एलिजिबल फॉर टीडीएस। आपको इस वाउचर पे टीडीएस डिडक्ट करना था लेकिन आपने नहीं किया, तो वापस से आपको पूरा वाउचर वापस से पीछे जाके वाउचर ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे, ऑल पेन, वाउचर टाइप डेबिट नोट या जनरल, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो और इसको सेव करते ही वो टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। और नहीं तो आप इस वाउचर को ओपन करेंगे और इसको आप रीसेव करेंगे तो यहाँ खुद ही पूछ लेगा आपसे और आप इसको यस करके भी टीडीएस चार्ज कर सकते हैं। अगर डेबिट नोट या जनरल के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आप उस वाउचर को मॉडिफाई करके भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो टीडीएस डिडक्टेबल, टीडीएस डिडक्टेड यहाँ पे शो कर जाएगा। अब अगर हम इसकी पेमेंट, क्योंकि ये तो हमारे लिए लाइबिलिटी, हमें गवर्नमेंट को पे करना है टीडीएस का अमाउंट जो हमने डिडक्ट किया हुआ है, तो जब हम पेमेंट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम इस क्वार्टर की पूरी पेमेंट ले लेते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 जनवरी को पेमेंट करता हूँ, मान लेते हैं जनवरी चल रहा है एग्जाम्पल के लिए, और यहाँ पे पेमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे टीडीएस की वो अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा अकाउंट होगा, तो टीडीएस ऑन पेमेंट ऑब्लिक परचेज ऑफ गुड्स। आप देखोगे यहाँ पे करंट बैलेंस शो कर रहा है 13,200 रुपए की लाइबिलिटी है जो कि गवर्नमेंट को पे करना है। 13,200 रुपए सेलेक्ट कर लिया, जितना भी अमाउंट लेना है वो आप सेलेक्ट कर लोगे, बैंक से पेमेंट करेंगे। जैसे ही आप इसको सेव करोगे अब यहाँ पे आएगा कि कौन से टीडीएस कैटेगरी की आप पेमेंट कर रहे हैं। हो सकता है आपने एक्सपेंस पे भी काटा हो टीडीएस, तो इसलिए यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे जो नाम आएगा वो आएगा ग्रॉस पेमेंट ऑब्लिक परचेज, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। किस क्वार्टर की आप पेमेंट कर रहे हो, तो हमने बता दिया थर्ड क्वार्टर की पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि हम जनवरी में कर रहे हैं पेमेंट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर रेफरेंस टू बी सिलेक्टेड, डोमेस्टिक कंपनी सेलेक्ट करना है या अदर देन डोमेस्टिक कंपनी। तो 194Q जो अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट सेलर के लिए होगा, तो ये डोमेस्टिक के लिए हो गया। अब एक्सक्लूडेड करेंट करंट मंथ एंट्रीज, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है आपने कुछ जनवरी में भी परचेज चढ़ाई होगी, जनवरी में परचेज चढ़ाई होगी उस पर भी टीडीएस डिडक्ट किया होगा, तो वो एंट्री भी इस ड्रॉप डाउन में शो कर रही है। तो अगर आपको एक्सक्लूड कराना है तो आप इसको यस करा देंगे, तो जनवरी मंथ की जितनी भी एंट्रीज होंगी वो हाइड हो जाएंगी, वो नहीं दिखेंगी आपको। जिससे क्या होगा, आपको सेलेक्ट करने में रेफरेंस इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी आपको रेफरेंस सेलेक्ट करने में। फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे
लेट पेमेंट वगैरह किया हुआ है तो इंटरेस्ट वगैरह बताएंगे, पेनाल्टी बताएंगे, कब डिपॉजिट कराया, क्या चालान नंबर है, चेक नंबर है, बैंक वेयर टू डिपॉजिटेड, कौन से बैंक में डिपॉजिट कराया, क्या उसका बीएसआर कोड है, वो आप बताओगे। एंड उसके बाद इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब वापस से अगर हम उसकी रिपोर्ट चेक करेंगे तो ये रिपोर्ट फिर आपको फॉर्म 26Q, फॉर्म 26Q एनेक्सर में शो करेगी। अब इसको ओपन करेंगे, थर्ड क्वार्टर की पेमेंट चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे वो सारी डिटेल आ जाएगी। टोटल अमाउंट था 13,200 का जो आपने जमा कराया, और टोटल टैक्स कितना डिडक्ट किया, टोटल टैक्स भी आपने 13,200 का ही डिडक्ट किया। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई ऐसी फीस नहीं है, कोई ऐसी पेनाल्टी नहीं लगी हुई है। तो इस तरीके से आप 194Q को अप्लाई करेंगे और उसका गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। उससे रिलेटेड रिपोर्ट्स आप टीडीएस टीसीएस रिपोर्ट के अंदर आके चेक कर सकते हैं। टीडीएस डिडक्शन डिटेल के अंदर से आप ये चेक कर सकते हो कि मैंने कितना टीडीएस डिडक्ट किया। ऑडिट रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ अगर होगी तो वो आपको बता देगा कि ये आपने यहाँ पे गड़बड़ किया हुआ है। यहाँ पे ये आपको बता देगा कि आपका जो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है, हाँ तो क्रॉस हो गया तो यस आ गया, कितना परसेंट आपने रेट डिडक्ट किया। अगर यही होता कि आपने यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो गई और आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, या थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई तब भी आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, देन उस केस में यहीं पे आपको शो कर जाता और आप इमीडिएटली पता कर लेते। आप देखोगे तो यहाँ पे ऑरेंज एंट्रीज रिप्रेजेंट पार्टीज विद आईटी पैन बट रिटर्न नॉट फाइल्ड। तो यहाँ पे अगर ऑरेंज कलर से कोई एंट्री आ रही है तो वो पार्टी आपकी रिटर्न फाइल नहीं करती, तो उसके बेसिस पे उसका जो है 5% रिटर्न या उसका डबल जो भी होगा, जो भी ज्यादा होगा, वो टीडीएस का आपका परसेंटेज चार्ज होगा। तो इस तरीके से आप ऑडिट रिपोर्ट में चेक कर सकते हो। अगर आप पेमेंट के थ्रू टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो और कौन सा पेमेंट वाउचर एलिजिबल था टीडीएस के लिए, वो आप चेक कर सकते हो। सेम वैसे ही परचेज हमने अभी चेक ही किया कि हमें इस वाउचर पे परचेज पे टीडीएस डिडक्ट करना था बट हमने नहीं किया, तो वो इस रिपोर्ट के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। अब आते हैं सेल की बात करते हैं। सेल पे क्या चार्ज होगा, तो सेल पे टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H चार्ज होगा। इसमें भी ले लेते हैं डेट वगैरह, पार्टी सेलेक्ट करते हैं। आइटम सेलेक्ट किया, क्वांटिटी वगैरह मेंशन करेंगे। जैसे इस वाउचर पे टैक्स चार्ज करेंगे, जैसे ही आप अप्लाई टैक्स करेंगे, अगर आपने मल्टी रेट ले रखा है और अप्लाई टैक्स किया तो वैसे ही आप देखोगे आईजीएसटी का अमाउंट वो तो आता ही है, उसी के साथ साथ ऑटोमेटिकली टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हमें कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, हमें सिर्फ F4 प्रेस करना है, ऑटोमेटिकली वो सारी डिटेल आ जाएगी। अब ये क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी इसका बैलेंस जो है नेट सेल इसकी हो चुकी है 25,96,000 की, और हमने यहाँ पे और अमाउंट का परचेज किया जो कि 50 लाख क्रॉस हो गया, तो इसके लिए वो यहाँ पे टीडीएस टीसीएस जो है ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो गया। इसको सेव करेंगे, इसकी विंडो अपीयर होगी, यहाँ पे आप कलेक्शन कोड मेंशन करेंगे 1H, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे सारी डिटेल आ जाएगी। और इसको आपने यहाँ पे सेव कर दिया। फिर एक और वाउचर जनरेट करते हैं सेल का ही, सेम पार्टी सेलेक्ट करते हैं। ध्यान रहे, अच्छा अब इस पे हमने यहाँ पे डिटेल बता दी, 12 लाख का वाउचर बना। या यहाँ पे मल्टी रेट ना लेके हो सकता है आप यूज करते हो आइटम वाइज, तो यहाँ आइटम वाइज ले लेंगे। अब नीचे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अब टीसीएस कैसे चार्ज करेंगे, तो जैसे ही आप इस वाउचर को सेव करोगे, जैसे परचेस के केस में मैसेज दे रहा था वैसे यहाँ पे भी वार्निंग आ गई। ये वार्निंग इसीलिए आ रही है क्योंकि आपने सेट किया हुआ है पीछे कॉन्फ़िगरेशन में। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन में सेट नहीं करेंगे तो कोई वार्निंग वगैरह नहीं आएगी।
तब उस केस में आपको रिपोर्ट में जाके चेक करना पड़ेगा एलिजिबल कौन सा वाउचर है जिसपे टीडीएस टीसीएस चार्ज होना था और मैंने नहीं किया। तो यहाँ पे आप नेट सेल चेक करेंगे, उसके बाद अगर आपको अप्लाई करना है तो आप यस करोगे और अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप इसको सेव करोगे, अब फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अमाउंट इसका चेंज कर दिया, 1416 रुपया था एक्चुअल, लेकिन आपने यहाँ पे 1500 कर दिया, या बाय मिस्टेक हो गया। आपने इसको सेव करेंगे तो भी आपको एक मैसेज देता है, लेकिन आपने इसको इग्नोर कर दिया और सेव कर दिया। अब इसकी रिपोर्ट्स चेक करते हैं। डिस्प्ले के अंदर टीडीएस टीसीएस रिपोर्ट पे आएंगे और इसकी रिपोर्ट्स, ये सारी रिपोर्ट्स है फॉर्म 27 EQ, फॉर्म 27 Q एनेक्सर, टीसीएस कलेक्शन डिटेल, कितना आपने टीसीएस कलेक्ट किया, रिसीट एलिजिबल फॉर टीसीएस, इस रिसीट पे आपका टीसीएस चार्ज होना था बट आपने नहीं किया, और रिकंसाइल अकाउंट एंड टीसीएस। अगर हम टैक्स कलेक्शन डिटेल खोलें, ऑल कैटेगरी या सिलेक्टेड कैटेगरी, मैंने कहा ऑल खोल लेते हैं, ऑल रेफरेंसेस, डेट मेंशन करेंगे और इसको ओके करेंगे, तो आप देखोगे ये दो वाउचर पे टीसीएस कलेक्ट हुआ है। तो पहले वाले वाउचर पे 14,160, दूसरे वाले वाउचर पे 1,500 रुपए। अब इसके बाद अगर हम रिकंसाइल करें अकाउंट को कि एक्चुअल जो टीसीएस का अकाउंट है वो और एक्चुअल में जो मैंने कलेक्ट किया वो दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि हमने अभी अमाउंट चेंज कर दिया था रेफरेंस पे। सेल रिटर्न ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिसमैच मिलेगा, डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे टीसीएस अमाउंट के अंदर 84 रुपीज का। तो टेक्निकली तो जितना जितना लेजर में जा रहा है उतना ही आपने कलेक्ट किया है, तो दोनों मैच करने चाहिए। तो अगर इन केस कभी मिसमैच मिले तो आप इस रिपोर्ट के थ्रू चेक भी कर सकते हो कि टीसीएस अकाउंट, मतलब अकाउंट में लेजर में कितना जा रहा है तो 1416 जा रहा है, और रेफरेंस में कितना है तो 1500 है। तो लाइबिलिटी मेरी एक्चुअल तो 1416 की है, लेकिन यहाँ रेफरेंस में 1500 दिख रहा है, तो मेरे लिए तो नुकसान है। तो आप इसको ठीक करेंगे, जब आप इसको सेव करेंगे, इसको आप वापस से रिमूव कर दीजिए और वापस से आप करोगे तो एक्चुअल जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा, और इसको आप सेव कर देंगे और ये रिपोर्ट यहाँ से फिर डिटेल हट जाएगी क्योंकि आपने सब सही कर लिया। फिर उसके बाद आप यहाँ पे चेक करोगे तो वो वापस से 1500 की जगह 1416 रुपए हो जाएगा। अब इसका पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, क्योंकि ये भी लाइबिलिटी हमने कलेक्ट किया है तो गवर्नमेंट को पे करेंगे। आप इसका पेमेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल 10 जनवरी मान लेते हैं। टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कितने का, तो 15,576 बैंक से पेमेंट करेंगे और इसको सेव करेंगे। सेव करने के साथ इसमें भी थर्ड क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे, कौन से क्वार्टर की आप पेमेंट कर रहे हो। फिर उसके बाद रेफरेंस टू बी सेलेक्टेड, डोमेस्टिक कंपनी या अदर देन डोमेस्टिक कंपनी, तो ये भी डोमेस्टिक कंपनी के लिए है सिर्फ, तो आप यहाँ डोमेस्टिक कंपनी। एक्सक्लूड करंट मंथ एंट्रीज, अगर आपने जनवरी मंथ में भी रेफरेंसेस बनाए हुए हैं तो वो इसके अंदर ना आए, क्योंकि मेरे को पेमेंट तो सिर्फ लास्ट क्वार्टर की करनी है, तो जनवरी तो मेरा फोर्थ क्वार्टर है, तो इसलिए उसकी उसके रेफरेंसेस ना आए, उस केस में आप इसको यस कर देंगे तो जनवरी के कोई भी रेफरेंसेस इसमें नहीं शो करेंगे। फिर सेम वैसे ही आप बैंक बताएंगे, उसका बीएसआर कोड बताएंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर उसके बाद आप डिस्प्ले के अंदर टीसीएस सीसीएस की रिपोर्ट चेक करेंगे, तो यहाँ पे एनेक्सर में आप चेक करोगे तो वो पूरी डिटेल आपको कलेक्शन कोड के साथ, अगर आपको चेक करना हो सकते मल्टीपल कलेक्शन कोड हो, स्क्रैप के लिए अलग होता है और ये जो 2061H है वो अलग है। थर्ड क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे और ये ओके करेंगे, तो यहाँ पे डिटेल आपको पता चल जाएगी। टैक्स डिपॉजिटेड 1416, 14,160 टैक्स कलेक्टेड, तो दोनों अमाउंट हमेशा मैच ही करना चाहिए क्योंकि जितना कलेक्ट किया उतना ही आप डिपॉजिट कराएंगे तो इस तरीके से आप रिपोर्ट्स में ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो ध्यान रहे,
अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था, देन उस केस में आप टीडीएस टीसीएस के लिए एलिजिबल हैं। जब सामने वाली पार्टी जिससे आप परचेज कर रहे हो उससे 50 लाख से ज्यादा का परचेज कर लिया, देन उस केस में आप टीडीएस डिडक्ट करोगे उसका 194 क्यू के तहत। और अगर आप किसी पार्टी को 50 लाख से ज्यादा का माल बेच चुके हैं, देन फिर उसके बाद आप टीसीएस कलेक्ट करोगे। या तो आप टीडीएस लगाओगे या तो आप टीसीएस यूज करोगे, दोनों नहीं यूज कर सकते। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपका भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है और सामने वाली पार्टी जिससे आप खरीद रहे हो उसका भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है, तो वो सेल करेगा तो टीसीएस चार्ज करे, टीसीएस कलेक्ट कर लेगा। आप परचेज करोगे तो टीडीएस डिडक्ट कर लोगे। तो वो ऐसा नहीं करना, दोनों में से कोई एक करेगा। जो प्रायोरिटी होती है वो टीडीएस की होती है, यानी अगर मैंने परचेज किया है तो मैं टीडीएस चार्ज करूंगा, वो फिर टीसीएस चार्ज कलेक्ट नहीं कर सकता। तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे कि अगर सामने वाली पार्टी जिससे हम परचेज कर रहे हैं या जिसको हम सेल कर रहे हैं उसका भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है, मेरा भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा का है, तो दोनों में से कोई एक ही लगेगा, या तो टीडीएस लगेगा या टीसीएस लगेगा। और जो प्रायोरिटी होती है वो टीडीएस की होती है। तो फिर उस केस में सामने वाली पार्टी हमारा टीडीएस डिडक्ट कर लेगी और एडवांस टैक्स के रूप में वो टीडीएस गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा। जब हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे देन उस केस में वो एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो उसके लिए आप एक छोटा सा समरी ले लेते हैं। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन में फीचर एंड ऑप्शन के अंदर आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। आपको वार्निंग चाहिए, डोंट अलाउ चाहिए, नो एक्शन चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेट करेंगे। सेम ऐसे ही 194 क्यू के लिए और सेम वैसे ही 206 के लिए। फिर उसके बाद आप सेल परचेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वार्निंग आएगी और ऑटोमेटिकली टीडीएस टीसीएस चार्ज हो जाएगा। उससे रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सब आपको डिस्प्ले के अंदर मिल जाएंगी। फॉर्म 26Q टीडीएस से रिलेटेड, टीडीएस डिडक्शन डिटेल, ऑडिट रिपोर्ट, पेमेंट एलिजिबल फॉर टीडीएस, परचेज एलिजिबल फॉर टीडीएस, सेम वैसे ही टीसीएस के केस में। कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो माइंड में आते हैं वो देखते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है टीडीएस टीसीएस शैल बी डिडक्टेड कलेक्टेड ऑन एनी काइंड ऑफ सेल परचेज इंक्लूडिंग सेल ऑफ सर्विस। क्या अगर हम सर्विस सेल कर रहे हैं तो उस केस में भी टीडीएस टीसीएस डिडक्ट और कलेक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए। अगर आप गुड्स सेल कर रहे हो तब उस केस में ही आप टीडीएस टीसीएस डिडक्ट और कलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सर्विस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। टीडीएस 194 एप्लीकेबल ऑन विच ट्रांजैक्शन, तो हमने डिस्कस कर ही लिया, परचेज ऑफ गुड्स ओनली। सर्विस के केस में नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जब हम परचेज करेंगे गुड्स देन उस केस में टीडीएस 194Q एप्लीकेबल होगा। TCS 206C1H एप्लीकेबल ऑन विच ट्रांजैक्शन, तो रिसीट ऑफ कंसिडरेशन ऑन सेल ऑफ गुड्स, जब हम सेल करेंगे गुड्स को तभी उस केस में हम टीसीएस डिडक्ट करेंगे, टीसीएस कलेक्ट करेंगे, सॉरी। व्हाट इज द रेट ऑफ टीडीएस और टीसीएस, तो अभी जो करंट रेट चल रहा है वो 0.1% ऑफ सच सम एक्सीडिंग ₹50 लाख, 50 लाख क्रॉस होगा देन उस केस में 0.1% टीडीएस, और सेम वैसे ही अगर 50 लाख ज्यादा क्रॉस होगा देन उस केस में हम 0.1% टीसीएस कलेक्ट करेंगे। Whether TDS TCS is to be deducted collected on the total invoice value including the GST, जो TDS और TCS हम डिडक्ट कर रहे हैं वो टोटल इनवॉइस वैल्यू पे कलेक्ट या डिडक्ट करेंगे या किस पे करेंगे? तो ध्यान रहे टीडीएस टीसीएस जो भी हम डिडक्ट और कलेक्ट करेंगे वो सिर्फ सिर्फ टैक्सेबल अमाउंट पे करेंगे, ना कि टोटल अमाउंट पे करेंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट पे हम सिर्फ और सिर्फ चार्ज करेंगे। बाकी होपफुली मैं आप लोगों को समझा पाया हूं, होपफुली आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप अपने पास प्रैक्टिस करें और अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे एक्सपर्ट पे कॉल, एक्सपर्ट हेल्प डेस्क नंबर है जहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, वहाँ पे भी आप कॉल करके अपनी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। वो नंबर है 828282
8282 मतलब 5 टाइम्स 82 पे आप कॉल करोगे, इजी नंबर है और उस पर आप हेल्प ले सकते हैं।